Hello friends, now we will be discussing about Macaulay duration and duration gap. अब तक हम लोगों ने रियलाइज यील्ड और डिजायर्ड यील्ड के बीच का डिफरेंस समझा। हमें समझ में आया कि रियलाइज यील्ड मे नॉट बी इक्वल टू द डिजायर्ड यील्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस रिस्क एंड रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। ये दोनों रिस्क क्या है? जब हमने बॉन्ड खरीदा तो हमने सोचा 8% डिजायर्ड यील्ड होगी, उस डिजायर्ड यील्ड के बेस पे प्राइस कैलकुलेट करके हमने बॉन्ड खरीद लिया। पर ये यील्ड तभी जनरेट होगी जब हम या तो बॉन्ड मैच्योरिटी तक होल्ड करें एंड जो कूपन और कैश फ्लोज कमिटेड है वो इशूअर ऑन टाइम पे करे एंड ये कूपन हम रीइन्वेस्ट करें उसी डिजायर्ड यील्ड पे। बट फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे और जहां हमने देखा कि अगर हम बॉन्ड टिल मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो प्राइस रिस्क के नाम पे कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज 1000 रुपीज का जो कमिटेड कैश फ्लो है वो इशूअर पे करेगा, अज्यूमिंग दैट क्रेडिट रिस्क का इशू नहीं है। बट अगर ड्यूरिंग द पीरियड अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंजेस हो गई डिमांड सप्लाई फोर्सेस ऑफ मनी के कारण, तो फिर हमारी रीइन्वेस्टमेंट इनकम कम या ज्यादा हो सकती है उन इंटरमीडिएट कूपन्स पे। और अगर रीइन्वेस्टमेंट इनकम हायर आई तो हमारी रियलाइज यील्ड हायर होगी डिजायर्ड यील्ड से, और अगर रीइन्वेस्टमेंट इनकम कम आई तो रियलाइज यील्ड कम होगी। सेकेंड केस, अगर हमने मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं किया और बॉन्ड बीच में सेल कर दिया, अब हमारी रियलाइज यील्ड दो रीजंस के कारण इंपैक्ट होगी, रीइन्वेस्टमेंट इनकम के कारण भी और सेल्स प्राइस के कारण भी। अगर यील्ड कांस्टेंट रही, जिस यील्ड पे हमने परचेज किया उसी यील्ड पे अगर हम सेल करेंगे तो बॉन्ड प्राइस ऑन प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी पे ही रहेगी, हमें कोई कैपिटल गेन लॉस नहीं होगा। हाँ, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट हो सकता है ओरिजिनल परचेज प्राइस से, तो अगेन कोई प्राइस रिस्क का इशू नहीं है, बिकॉज जो अमोर्टाइजेशन हो गया प्रीमियम और डिस्काउंट का वो ऑलरेडी डिजायर्ड यील्ड में कवर्ड था। बट अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई ओवर अ पीरियड, तो फिर जो प्राइस पे हम सेल कर पाएंगे वो हमारी प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी के बियॉन्ड चली जाएगी। प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी पे जो प्राइस होती है उसको कैरिंग वैल्यू बोलते हैं। अगर उसके बियॉन्ड चली गई तो अगर हायर वैल्यू रियलाइज होगी, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड प्राइस प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी से ऊपर चली जाएगी, और अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट नीचे गया तो बॉन्ड प्राइस यील्ड, वापस बोलता हूं, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुई तो जो प्राइस होगा बॉन्ड का वो प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी से ऊपर चला जाएगा, और अगर प्राइस इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंक्रीज हुई, हमारी डिजायर्ड यील्ड से चेंज हुई और इंक्रीज हुई, तो जो प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी की प्राइस है उससे नीचे चली जाएगी मार्केट में प्राइस, जिससे हमें कैपिटल लॉस होगा। तो ये कैरिंग वैल्यू और सेल्स वैल्यू के बीच में हमें गेन और लॉस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट डाउन वी विल गेट अ कैपिटल गेन, इंटरेस्ट रेट अप वी विल गेट अ कैपिटल लॉस। बट ऑन द अदर साइड, रिवर्स साइड, अपोजिट बिहेवियर करेगा रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। मार्केट इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रीइन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीज होगा, एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे गिरेगी रीइन्वेस्टमेंट इनकम डिक्रीज होगा। ये हमने कंक्लूड किया लास्ट तक कि रीइन्वेस्टमेंट रिस्क और प्राइस रिस्क आपस में अपोजिट बिहेव कर रही है। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क एंड प्राइस रिस्क आपस में अपोजिट बिहेव कर रही है। जहां रीइन्वेस्टमेंट रिस्क गेन कर रहा था इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट के केस में, वहां प्राइस रिस्क लॉस कर जाएगी, और जहां और वाइस वर्सा। तो हमने कोशिश की कि क्या हम ऐसा कोई टेन्योर निकाल सकें जहां पर ये इंक्रीज और डिक्रीज जो अपोजिट फोर्सेस है दोनों रिस्क की, ये आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर दे। यस, ये कॉन्सेप्ट हमें दिया फ्रेडरिक मैकॉले 1938 में, और जो हम आज भी यूज करते हैं, और इसीलिए इस टाइम पीरियड को बोला जाता है मैकॉले ड्यूरेशन।
माइंड इट, ड्यूरेशन वर्ड ऑफ कोर्स टाइम से रिलेट कर रहा है, पर ये टर्म टू मैच्योरिटी के बराबर या टेन्योर के बराबर नहीं है। तो ये मैकॉले ड्यूरेशन है क्या? और इस ड्यूरेशन का एक ही रिक्वायरमेंट होगा कि रीइन्वेस्टमेंट रिस्क और प्राइस रिस्क के कारण होने वाले गेन लॉस, इसके लॉस गेन से क्या हो जाए, नेट ऑफ हो जाए, जिसके कारण हमारी डिजायर्ड यील्ड और हमारी रियलाइज यील्ड सेम आ जाए। व्हाट इज मैकॉले ड्यूरेशन? वापस वही एग्जांपल लेते हैं, वही 1000 रुपीज का बॉन्ड है, वही फेस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, पार वैल्यू पे, रिडीम पार वैल्यू पे तभी होगा जब कूपन 8% इज इक्वल्स टू डिजायर्ड यील्ड ऑफ 8%, 10 ईयर से। हम अभी जो ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो फिक्स कूपन पेइंग बॉन्ड, फ्लोटिंग का हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड हम सेमी एनुअल का अलग से करेंगे। ऑप्शन फ्री बॉन्ड, ऑप्शन बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन का अलग से कैलकुलेट करेंगे। एंड ऑन कूपन डेट हम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी बिटवीन कूपन डेट्स का भी अलग से होगा वैल्यूएशन। एनुअल की जगह सेमी एनुअल बाद में लेंगे, पीरियोडिसिटी चेंज करके। एम्बेडेड ऑप्शन विदाउट कर रहे हैं, ऑप्शन फ्री कर रहे हैं, एम्बेडेड ऑप्शन का अलग से करेंगे। फिक्स कूपन पेइंग बॉन्ड है, हम फ्लोटिंग का और अलग से करेंगे। नेक्स्ट हमने यहां पर एनुअल हो गया, फिक्स कूपन हो गया, विदाउट ऑप्शन हो गया। ऑन कूपन डेट कर रहे हैं, यानी बिटवीन कूपन डेट का भी अलग से क्वेश्चन आएगा। और कुछ एक्सेप्शनल बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, परपीचुअल बॉन्ड, उनका भी काम करेंगे हम। पर यहां पर अभी हम एक फिक्स रेट, एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड, ऑन कूपन पेमेंट डेट, विदाउट एम्बेडेड ऑप्शन यानी ऑप्शन फ्री बॉन्ड का हम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस ड्यूरेशन? एक चीज समझ में आ गई, ये टाइम है जहां पर प्राइस रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क आपस में कंपनसेट हो जाएंगे, ऑफसेट हो जाएंगे। तो इट इज वेटेड एवरेज टाइम, इट इज वेटेड एवरेज। थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। इट इज वेटेड एवरेज ऑफ टाइम, किसका? टाइम का एवरेज है। वेयर द वेट्स ऑफ ईच कैश फ्लो इन द कैलकुलेशन आर ईच कैश फ्लो शेयर ऑफ द बॉन्ड फुल प्राइस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गई लैंग्वेज, तो इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन हमारे पास में तैयार है, एंड दिस इज ऑल्सो एन एनुअलाइज नंबर, यानी सेमी एनुअल के केस में हमें इस ड्यूरेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा जहां पीरियोडिसिटी चेंज होगी। तो पहले तो कैलकुलेशन करते हैं, मैकॉले ड्यूरेशन कैलकुलेट कैसे होता है। यस, इन अवर दिस फाइनेंशियल कैलकुलेटर हमारे पास में शॉर्टकट है कैलकुलेट करने का ड्यूरेशन। सेकेंड, बॉन्ड फंक्शन एक्टिवेट करेंगे, यहां पर हमें ड्यूरेशन कैलकुलेट होता है, लेकिन ये ड्यूरेशन मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। द लास्ट वन इज ड्यूरेशन मॉडिफाइड ड्यूरेशन। और यहां फुल प्राइस भी कैलकुलेट होती है, जो हमने मैनुअल कैलकुलेट की थी, फुल प्राइस भी आएगी। हम इसको बाद में मॉडिफाइड ड्यूरेशन के वक्त वापस समझेंगे। अभी हम मैनुअल कैलकुलेट करते हैं। मैनुअल कैलकुलेट करेंगे तो एटलीस्ट हमें कॉन्सेप्ट पता रहेगा, कैलकुलेटर तो बाद में यूज हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट दिस मैकॉले ड्यूरेशन फॉर एन एनुअल फिक्स्ड कूपन पेइंग बॉन्ड? फिक्स्ड कूपन पेइंग बॉन्ड, कूपन शुड बी देयर, जीरो कूपन नहीं है यहां पर, एंड इट्स एन ऑप्शन फ्री बॉन्ड, एंड वी आर कैलकुलेटिंग ऑन कूपन डेट, यानी लास्ट कूपन आज ही पे हुआ है, कूपन पेमेंट डेट, यानी फुल प्राइस एंड फ्लैट प्राइस आर सेम। हम एक टेबल बनाएंगे, वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल, जहां पे पहला कॉलम पीरियड के कितने पीरियड में कैश फ्लोज आएंगे, देन इज टाइम टू रिसिप्ट, आज से जिस दिन हम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से वो पीरियड का डिस्टेंस कितना है। सिंस हम कूपन पेमेंट डेट पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कूपन विल बी एक्जैक्ट 1 ईयर फ्रॉम टुडे, सो 1 2 3। सो जहां हम इन बिटवीन कूपन पेमेंट डेट काम करेंगे, वहां पर ये फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाफ ईयर ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है तो इट विल बी 0.5, देन 1.5, देन 2.5 एंड सो ऑन। फिर हमने कैश फ्लोज बनाए। पहले एक काम करते हैं, फाइनली अगर हमने 1000 रुपीज इस बॉन्ड की वैल्यूएशन रखी है, तो क्यों रखी है? क्योंकि जो हमें रिसीव होने वाले कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू का समेशन 1000 है। T1 T2 T3 टिल T10 जो भी कैश फ्लोज है उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है डिस्काउंटेड बाय रियलाइज योर डिजायर्ड यील्ड विल इज कमिंग 1000, दैट इज व्हाई वी आर पेइंग 1000। वो फुल प्राइस ऑफ बॉन्ड हो गई। कैलकुलेट करते हैं पीवी,
हमारे पास में 80 है, should be discounted by PV at the rate 8%, desired yield 8% है, divide by 1.08 equals to 74.074, 68.587, 63.507, 58.802, 54.447, 50.414, 46.679, 43.222, 40.020 and last हमें वापस 1080 divided by 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अगर हम इनका टोटल करेंगे इट विल कम एज 1000 रुपीज. चेक कर लेते हैं, 1000 आना चाहिए फुल प्राइस के बराबर. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज discounted by the realized yield should give you full price of the bond. Let's check it out. 500 plus 40.02 plus 222 plus 46.679 plus 50.414 plus 54.447 plus 58.802 plus 63.507 plus 68.587 and last 74.074 thousand, almost negligible difference for rounding off. तो अब हमें एक चीज पता है कि फर्स्ट पीरियड में एक साल जो डिस्टेंस पे उसकी आज की वैल्यू 74. तो कितने वेटेड एवरेज टाइम में, कुछ फर्स्ट पीरियड में आ रहे हैं, कुछ सेकंड में आ रहे हैं, कुछ 9th में आ रहे हैं, कुछ 10th में आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज पैसा कितने टाइम में आ जा रहा है, ऑन एन एवरेज वेटेड एवरेज. हम क्या करेंगे, यहां पे वेटेज कैलकुलेट करेंगे एंड वेटेज विल बी योर प्रेजेंट वैल्यूज 0.0741. कैसे वेट निकाल रहे हैं, योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय फुल प्राइस गिव्स यू दी कैश फ्लो का कितना अमाउंट, कितना परसेंट प्रोपोर्शनेट हमें रिसीव हुआ है. 0.0686, 68.587 divided by full price 1000, so it is this value 0635 0588 0545 0.04 0504 and 0.0467, 0.0432, 0.0400 and last 0.5002 and the total of weightage will be equals to 1. तो हमारे पास में ईच पीरियड का कितना वेटेज कैश फ्लो का हमें रिसीव हुआ हमें पता चल गया. वी कैन कैलकुलेट वेटेड एवरेज मल्टीप्लाइंग वेट्स विद द पीरियड. So it will be 0.0741. Let's calculate. 1 multiplied by 0.0741 memory. 0.0686 multiplied by 2 memory plus 1372. 0.03. 0.0635 multiplied by 3. The 3-year period time 1905. कौन सा कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, वेट इनटू टाइम एंड टाइम इज 1 2 3 4 इन दिस केस बिकॉज हमारा एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड ऑन कूपन पेमेंट डेट ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट 0.0588 इंटू 4 0.0545 multiplied by 5 0.0504 multiplied by 6 0.0467 multiplied by 7 multiplied by 8 0.04 multiplied by 9 and last 0.5002 multiplied by 10
we got the overall sum equals to 7.2464. This time represent your weighted average time by which you will receive your complete present value what you have invested in your bond. This is the weighted average time, not total time. Of course, total time is 10 years. But on an average, because some money you are receiving at end of first year, some you are receiving at end of second year, and some part you are receiving at after 7 year, 8 year, 9 year and 10th year end also. So on an average, your money is getting back, you are getting back at 7.2464 years. So ये average time है. And this average time was given by Frederick Macaulay as Macaulay duration. ये उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर आप बॉन्ड इस पीरियड तक होल्ड करो 7.2464, आपका प्राइस रिस्क और रीइन्वेस्टमेंट रिस्क आपस में ऑफसेट हो जाएंगे. तो प्राइस रिस्क के कारण जो गेन लॉस होगा वो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क के कारण जो लॉस गेन होगा वो आपस में ऑफसेट हो जाएगा. बट कंडीशंस है, दो कंडीशन है स्पेशल. नंबर 1, अगर कोई मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है वो इंस्टेंट चेंज हुआ है बिफोर पेमेंट ऑफ कूपन, फर्स्ट कूपन, एंड ये एक सिंगल चेंज के लिए ही काम कर पाएगा. मल्टीपल चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट, कभी इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज हुआ, उसके लिए काम नहीं कर पाएगा. वन टाइम एंड इंस्टेंट चेंज इन योर मार्केट इंटरेस्ट रेट को ही ये, उस रिस्क को ही ये कंपनसेट करने के लिए कैपेबल होगा. लेट्स एनालाइज. क्या हमारा 8% का रियलाइज यील्ड इस केस में आ रहा है क्या? 6 केसेस हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे जहां पर हमने कांस्टेंट रखा, इंक्रीज किया 9%, डिक्रीज किया 7% तक, और हमने 10 ईयर्स 6 ईयर्स दोनों देखे. अब हम वापस कांस्टेंट भी रखेंगे, 9% भी रीइन्वेस्टमेंट यील्ड कर देंगे और 7% भी कर देंगे. और अब हम बॉन्ड कहां तक होल्ड करेंगे? 7.2464. लेट्स राउंड इट ऑफ 7%. तो ऑलमोस्ट हमारा रिटर्न 8% आने चाहिए. देखते हैं, लेट्स एनालाइज केस नंबर 7, 8 एंड 9. अब हम बॉन्ड को कहां तक होल्ड कर रहे हैं? 7 ईयर्स तक होल्ड कर रहे हैं. राउंड ऑफ किया 7.24 में, फिर वो एक्रूड इंटरेस्ट एंड ऑल दैट स्टफ विल कम. फुल प्राइस और वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा. रीइन्वेस्टमेंट इनकम भी प्रोपोर्शनेट ईयर का आएगा, तो प्राइस भी प्रोपोर्शनेट ईयर की फिर से फुल प्राइस कैलकुलेट होगी. सो हम उसको अभी रहते हैं, थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा, देख लेंगे. सो 7 ईयर्स इंटू 80 वी गॉट 560 इन ऑल 3 केसेस. ये केसेस क्या हैं? यहां पर यील्ड आपकी 7th केस में इज योर 7%, 8% कांस्टेंट है और 9%. प्रीवियस एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में लिया. तो अब ये 7% पे 80 रुपीज इन्वेस्ट होंगे फॉर 7 ईयर्स. तो उसका फ्यूचर वैल्यू निकाला एंड वी गॉट द रीइन्वेस्टमेंट इनकम. 8% पे 7 ईयर्स के लिए रीइन्वेस्ट हुआ, वी गॉट रीइन्वेस्टमेंट इनकम, एंड सो फॉर सेम फॉर 9% ऑल्सो. सेल करेंगे अब, बिकॉज 7th ईयर पे सेल कर रहे हैं तो प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी. बिकॉज एंड प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी? रिमेनिंग 3 ईयर के कैश फ्लो डिस्काउंट हो गए. रिमेनिंग 3 ईयर के डिस्काउंट हो गए 7, 8 एंड 9 से वी गॉट दी प्राइसेस. इसका मतलब यहां पर प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी, ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी से अपवर्ड मूव हुआ, वी गॉट कैपिटल गेन. थर्ड केस में डाउनवर्ड मूव हुआ, वी गॉट कैपिटल लॉस. बट री इन्वेस्टमेंट में कहीं पर जहां कैपिटल गेन हुआ यहां लॉस हो गया और यहां गेन हो गया. चेक करते हैं ओरिजिनल सिचुएशन से. ओरिजिनल सिचुएशन इज 8%, यहां पर 153 मिलने वाला था री इन्वेस्टमेंट इनकम, जबकि यहां मिला है फर्स्ट केस में 132. तो कितना लॉस गेन हुआ? $153.82 माइनस 132.32, हमें यहां पर लॉस हुआ है -21.5.
बट अगर प्राइस की बात करूं तो हमें गेन हुआ 26.24 का एक्स्ट्रा गेन हुआ 1000 की कंपैरिजन में। अब 1026.24 में सेल होगा। ऑलमोस्ट 5 रुपए का ही गैप है, 1000 पे 5 रुपए का गैप, 5.5% के आसपास कहीं पे कुछ चेंज आएगा। वो भी 10 इयर्स का है तो वो भी कहीं नेट ऑफ हो जाएगा थोड़ा बहुत। बट इनकम एक्स्ट्रा है तो 8 से थोड़ी सी ज्यादा होगी बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। और वो इसलिए है क्योंकि हमने 7.24 की जगह 7 यूज किया है। अगर 7.24 यूज किया होता तो एग्जैक्ट मैच हो जाता। सेकेंड थर्ड केस 8% वर्सेस 9%। यहां पर हमें 176.03 माइनस 153.82 यहां गेन हुआ है हमें 22 रुपीज का। बट एट द सेम टाइम हमें लॉस भी हो गया। यहां पर कैपिटल लॉस हुआ है हम 25.31 रुपीज का। तो ऑलमोस्ट 3 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हुआ जिससे हमारी रियलाइज यील्ड क्या होगी, रिड्यूस होगी, 8 से कम आएगी। और हमने फिर हमारा वही कैगर का फॉर्मूला यूज किया और कैगर के फॉर्मूले में हमें यहां पर 8 का 8 मिला बिकॉज प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी पे ही काम कर रहे हैं और कांस्टेंट यील्ड है। जहां पर एक्स्ट्रा गेन था वहां पर 8.04 नेग्लिजिबल एक्स्ट्रा गेन आया बिकॉज हमने एग्जैक्ट मैकॉले ड्यूरेशन तक होल्ड नहीं किया। और यहां पर थोड़ा सा 3 रुपए का जो लॉस है उसने 7.97% की रियलाइज यील्ड कर दी। सो ऑलमोस्ट हमारी जो प्राइस रिस्क और रीइन्वेस्टमेंट रिस्क है वो आपस में ऑफसेट हो गई। कंडीशन है यहां पर ये वन टाइम चेंज हुआ था और ये वन टाइम चेंज एट द सेम टाइम जैसे ही हमने बॉन्ड खरीदा और फर्स्ट कूपन आया उससे पहले ही ये चेंज हो गया, तो ही ये बैलेंस आउट होंगे। अगर ये मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं या फर्स्ट कूपन के बाद चेंजेस हो रहे हैं तो ये बैलेंस आउट नहीं होगा। वहां जो हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होंगे उनको अपना जजमेंट एक्सपीरियंस यूज करना होगा कि पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस आउट करें, इन रिस्क को कैसे बैलेंस आउट करें अपने पोर्टफोलियो में। तो व्हाट इज मैकॉले ड्यूरेशन? मैकॉले ड्यूरेशन इज अ होल्डिंग पीरियड। इट्स अ होल्डिंग पीरियड फॉर ए बॉन्ड दैट बैलेंसेस कूपन रीइन्वेस्टमेंट गेन एंड प्राइस लॉस or vice versa for a one time, not multiple time, instant before payment of first coupon. Parallel shift means complete tenure की yield shift हुई है। यानी यहां पर अगर आप T0 पे हैं, ये टाइम है, ये yield है, और आपने अगर 8% पे अगर आपने बॉन्ड खरीदा था तो जो शिफ्ट हुआ है हर टाइम के लिए वो 9% हो गया है और 7% हो गया। पैरेलल शिफ्ट हुआ है। सर अगर पैरेलल नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर टेन्योर का रीइन्वेस्टमेंट रिस्क चेंज हुआ तो फिर कैसे होगा? वो सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में करते रहेंगे। बहुत सारे हमारे पास में अलग अलग ड्यूरेशन के मेजर्स हैं, उन सब में ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर होगी। ऑप्शन, फ्लोटिंग रेट, मल्टीपल और फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर अगर आपका यील्ड चेंज हो रहा है तो फिर वो सारी चीजें आएगी इन द यील्ड कर्व वंस द बॉन्ड इज परचेज। तो बहुत सारे एजम्पशन हो गए। एजम्पशन क्या? नंबर वन टाइम चेंज है, इंस्टेंट चेंज है और पैरेलल शिफ्ट है। तो नॉन पैरेलल शिफ्ट में कैसे होगा वो आगे देखें। तो आई होप सबको समझ में आया। मैकॉले ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट किया हमने, पूरी टेबल बना के कैलकुलेट किया। यस, we can calculate it from our calculator also, not this financial calculator। कैसे कैलकुलेट होगा? सेकेंड बॉन्ड एक्टिवेट करेंगे फंक्शन। STDA इज योर सेटलमेंट डेट। अज्यूम करते हैं 1 जनवरी 21 को परचेज किया बॉन्ड। नेक्स्ट सेटलमेंट डेट इज परचेज डेट। कूपन 8% है, ये 100 के मल्टीपल में चलेगा, नॉट 1000। देन रिडम्पशन डेट एग्जैक्ट 10 ईयर का बॉन्ड है तो 1131 को रिडीम होगा। कैसे इनपुट करेंगे हम? मॉडिफाइड ड्यूरेशन के पार्ट में करेंगे। 100 इज योर RV रिलेटिवली, रिडम्पशन वैल्यू और पार वैल्यू। एक्चुअल बाय एक्चुअल वी आर टेकिंग एज डे काउंट कन्वेंशन। आप इसको चेंज कर सकते हैं 30/360 यूजिंग द सेकेंड सेट फंक्शन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन में देखेंगे ये भी 1y इज 1 पीरियोडिसिटी। आप इसको 2 पीरियोडिसिटी तक चेंज कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशन है, ओनली 2 पीरियोडिसिटी तक ही काम कर सकता है। यील्ड 8% है एंड देन यू कैन कैलकुलेट कंप्यूट। तो ये हमारे को हमारी फ्लैट प्राइस
इवन ऑन कूपन पेमेंट डेट एंड नॉन कूपन पेमेंट डेट भी कैलकुलेट करके देगा अलॉन्ग विथ एक्रूड इंटरेस्ट इन केस ऑफ नॉन कूपन पेमेंट डेट पे आप वैल्यूएशन कर रहे हैं। यानी फुल प्राइस और फ्लैट प्राइस इससे कैलकुलेट हो सकती थी, हमें उतना मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं थी। बट ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन में देखेंगे एंड दिस विल गिव यू द ड्यूरेशन, बट दिस ड्यूरेशन इज नॉट मिकॉले ड्यूरेशन। ये कैलकुलेटर हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन दे रहा है। तो मिकॉले ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन में क्या रिलेशनशिप है? हमें यहां पर जब हम मिकॉले ड्यूरेशन को 1 प्लस YTM से डिवाइड करते हैं तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आता है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन को अगर हम 1 प्लस YTM से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मिकॉले ड्यूरेशन आएगा। ये सारी चीजें हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन में समझेंगे। अभी हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1.08 कर देते हैं। इट शुड गिव अस मिकॉले ड्यूरेशन ऑफ 7.2469, जो हमने भी कैलकुलेट किया था 7.2464। वो थोड़ा सा डिफरेंस 4th डेसिमल में हमारे वर्किंग, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है 4th डेसिमल। तो यानी ये इतना बड़ा टेबल शायद एग्जाम में जरूरत ना पड़े, हमारा कैलकुलेटर हमें इसमें हेल्प कर देगा। whether it's a coupon payment date or a non-coupon payment date, whether it's an annual bond or semi-annual bond, सब कुछ कैलकुलेटर अपना आप कर देगा। बस यूज करना सीखना पड़ेगा, वो हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन के लेक्चर में कवर करेंगे। और हमें एक चीज समझ में आई, ये क्या शो करता है? ये वेटेड एवरेज टाइम है जहां पर हमारी प्राइस रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क आपस में ऑफसेट हो जाएगी। कंडीशंस हैं 3, वन टाइम चेंज, इंस्टेंट चेंज और पैरेलल शिफ्ट फॉर द एंटायर टाइम पीरियड। जो कर्व में शिफ्ट हुआ है वो एंटायर टाइम पीरियड में पैरेलल शिफ्ट हुआ है। 8 से 9 फॉर ऑल टेन्योर शिफ्ट हुआ है, या 8 से 7 फॉर ऑल टेन्योर शिफ्ट हुआ है, तो ही ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। और बॉन्ड में कोई तरीके का ऑप्शन नहीं है। ये सारी कंडीशंस के साथ में हमने मैकॉले ड्यूरेशन सीखा और हमने देखा सभी केसेस में 8% के ऑलमोस्ट नियर अबाउट, बिकॉज हमने 7 ईयर का पीरियड लिया रेदर देन 7.24। इसी पूरी टेबल को हम कैलकुलस और एल्जेब्रा की फॉर्म में को यूज करके भी एक फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड। ये फॉर्मूला ऑफ कोर्स डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, अभी यूज नहीं करेंगे हम। मिकॉले ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू, जस्ट एक बार याद करते हैं, यूजिंग दी डिराइव्ड यूजिंग दी कैलकुलस एंड एल्जेब्रा। व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख ही रहा है हमें, ऑफ कोर्स हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। इट्स 1 प्लस R अपॉन R, एंड R रिप्रेजेंट योर यील्ड पर पीरियड, इट्स नॉट यील्ड पर एनम। तो सेमी एनुअल है तो आपको 8 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। देन अगेन माइनस द सेकेंड एक्सप्रेशन इज 1 प्लस R प्लस N नंबर ऑफ पीरियड्स इनटू C माइनस R, कूपन रेट पर पीरियड। C इज कूपन रेट पर पीरियड, सेमी एनुअल है, हाफ हो जाएगा कूपन अमाउंट। कूपन रेट माइनस R अपॉन C प्लस 1 प्लस R टू द पावर N माइनस 1 प्लस R होल माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। ये तभी एक्सप्रेशन यूज होगा, द थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी यूज जब हम नॉन कूपन पेमेंट डेट पे काम करेंगे। तो स्मॉल t क्या रिप्रेजेंट करेगा? लास्ट कूपन डेट से जिस दिन हम ये वैल्यूएशन और कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां तक कितने दिन पास ऑन हुए हैं। एंड कैपिटल T रिप्रेजेंट करेगा दो कूपन के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव कूपन के बीच में टोटल कितना टाइम गैप। So it is the number of days from the last coupon and this is the number of days between two coupon periods. तो अब यहां से ये फॉर्मूला हम बाद में यूज करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, बट अभी थोड़ा सा समराइज करते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, ड्यूरेशन गैप। अब ये क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी कवर करते हैं। हमने समझा इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट पॉजिटिव एडिशन नहीं है, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। सो अगर हमने T0 पे बॉन्ड खरीदा, परचेज डेट फर्स्ट कूपन के पहले ही बेच दिया, फर्स्ट कूपन के पहले ही बेच दिया, तो जब कूपन मिला ही नहीं तो कोई री इन्वेस्टमेंट इनकम होगी ही नहीं, इंक्रीज डिक्रीज, इसका मतलब कोई री इन्वेस्टमेंट रिस्क होगी ही नहीं फर्स्ट कूपन तक। सिर्फ एक चीज का अनसर्टेनिटी है कि हमने जिस प्राइस पे प्राइस यील्ड ट्रैजेक्टरी पे रखा है बॉन्ड को, वो प्राइस यील्ड ट्रैजेक्टरी का प्राइस हमें रिसीव होगा या नहीं होगा, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, प्राइस गिर जाएगा प्राइस यील्ड ट्रैजेक्टरी से।
और मार्केट इंटरेस्ट रेट गिर गया तो प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी से हायर प्राइस रिसीव होगा। इट मींस यहां पर इंटरेस्ट रेट सिर्फ प्राइस कंपोनेंट को इफेक्ट कर रहा है, यानी फर्स्ट ईयर जब तक फर्स्ट कूपन रिसीव नहीं हुआ, ओनली देयर इज वन रिस्क, दैट इज प्राइस रिस्क, नो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। सेकेंड केस लेते हैं ऑन मैच्योरिटी डेट। जब हम मैच्योरिटी डेट तक अगर बॉन्ड होल्ड कर लेते हैं तो हमें पार मिलेगा, पार वैल्यू रिसीव ही होगा। वी आर गोइंग टू रिसीव पार वैल्यू। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड, इवन मार्केट इंटरेस्ट रेट बॉन्ड प्राइस को अप और डाउन कुछ भी कर दे, इट विल बी पुल टू पार बाय द मैच्योरिटी डेट। तो इन ऑल केसेस इशुअर्स हमें मैच्योरिटी डेट पे हमारा पार वैल्यू रिसीव होगा, तो कोई कैपिटल गेन होगा ही नहीं। कोई भी प्राइस यील्ड ट्रैजेक्टरी हो, फाइनली तो पार वैल्यू पे ही पहुंचेगी। तो देयर विल बी नो प्राइस रिस्क, बट इन बिटवीन द पीरियड जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज हुए, हमारे कूपन पे री इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस इफ यू आर होल्डिंग टिल मैच्योरिटी डेट, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इफ यू आर होल्डिंग टिल मैच्योरिटी डेट देयर इज ओनली वन रिस्क, दैट इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। प्राइस रिस्क का इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज इन ऑल केसेस वट एवर इज द इंटरेस्ट रेट, यू आर गोइंग टू गेट मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू पार वैल्यू फ्रॉम इशुअर। बट फ्रॉम फर्स्ट कूपन पेमेंट डेट, अब आपका कूपन रिसीव हो गया जिसे आप री इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्टमेंट इनकम इंपैक्ट होगा इंटरेस्ट रेट के चेंजेस के कारण। एंड बिफोर मैच्योरिटी, इस टाइम गैप के बीच में, फ्रॉम फर्स्ट कूपन टिल मैच्योरिटी के बीच में, इफ यू आर सेलिंग द बॉन्ड, तो आपका जो प्राइस रिसीव होगा, सेल्स प्राइस, दैट मे नॉट बी ऑन द प्राइस यील्ड ट्रैजेक्टरी, ओरिजिनल प्राइस यील्ड ट्रैजेक्टरी, तो यू विल गेट अ कैपिटल गेन लॉस। तो फ्रॉम फर्स्ट कूपन पेमेंट डेट टिल योर मैच्योरिटी डेट, अगर आपका होल्डिंग पीरियड है, तो यू आर गोइंग टू हैव बोथ टाइप ऑफ रिस्क, प्राइस रिस्क एज वेल एज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। आपको दोनों का इंपैक्ट होगा और ये ऑपोजिट नेचर की है। बट इसमें एक स्पेसिफिक पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक स्पेसिफिक पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज योर मैकॉले ड्यूरेशन। मैकॉले ड्यूरेशन तक अगर आप होल्ड करते हो, इस टेन्योर तक होल्ड करके अगर आप सेल कर देते हो, वन टाइम अगर आपका इंस्टेंट प्राइस चेंज हुआ है आपके फर्स्ट कूपन के पहले, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, और ओवर अ पीरियड ये पैरेलल शिफ्ट हुआ है, बाद में वापस चेंज नहीं हुआ है, वन टाइम चेंज हुआ है और पैरेलल शिफ्ट हुआ है फॉर कंप्लीट टेन्योर, कोई अप एंड डाउन नहीं हुआ है बीच में, तो आपका प्राइस रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क आपस में एग्जैक्ट ऑफसेट करेगा और आपका डिजायर्ड यील्ड और आपका रियलाइज यील्ड सेम आएगा। क्वेश्चन ये आता है कि मैकॉले ड्यूरेशन से पहले कौन सा कंपोनेंट स्ट्रांग है, कौन सा कंपोनेंट वीक है, कौन सी रिस्क स्ट्रांग है, कौन सी रिस्क वीक है, और उसके कारण एज अ इन्वेस्टर हमें गेन होगा या लॉस होगा इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज होने पे या इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने पे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा समझते हैं। जब जब मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, प्राइस रिस्क हमें गेन करके देगी, री इन्वेस्टमेंट रिस्क हमें गेन करके देगी क्योंकि कूपन पे हायर री इन्वेस्टमेंट इनकम मिलेगा, बट प्राइस रिस्क में लॉस होगा क्योंकि मार्केट प्राइस यील्ड ट्रैजेक्टरी से नीचे चले जाएगी प्राइस, एंड वाइस वर्सा इन केस इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगी। तो यहां पर हम प्राइस यील्ड ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं, हमारे 8% कूपन पेइंग बॉन्ड जो पार पे ट्रेड हो रहा था, हम उसी की बात करते हैं। पहला केस इंटरेस्ट रेट 8 की जगह 9 हो गई, इंस्टेंट चेंज हुई, हमने T0 पे परचेज किया। अब यहां ध्यान से देखेंगे, हम थोड़ा सा ग्राफिकल समझते हैं। हमने T0 पे परचेज किया एट 1000, 8% कूपन, 8% डिजायर्ड यील्ड, पार पे चल रहा था, और जैसे ही परचेज किया इंस्टेंट प्राइस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई। इंस्टेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते ही हमारे पास में 9% होते ही हमारे यहां पर 80,000, 9%, 10 years, the bond price will shift to 935.82, इमीडिएट डाउनफॉल होगा। ये नोशनल लॉस है हुआ है, अभी तो हम होल्ड कर रहे हैं, पर जैसे जैसे आप टाइम कंप्लीट होगा, बॉन्ड मैच्योरिटी की तरफ मूव करेगा, ये जो पहले ओरिजिनल बॉन्ड
प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी हमारी ब्लैक लाइन थी वो मूव होकर रेड पे शिफ्ट हो गई है और ये बॉन्ड प्राइस ओवर अ पीरियड मैच्योरिटी तक वापस 1000 तक पुल टू पार हो जाएगा। ओरिजिनल प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी ब्लैक लाइन थी, न्यू प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी क्या हो गई 935 से मूव होके 1000 तक शिफ्ट हो रही है अब। बट एट द सेम टाइम सो हमारा प्राइस में हमें नॉशनल लॉस हुआ था सम 64-65 रुपीस का, जो धीरे धीरे कंपनसेट वापस 1000 की तरफ मूव होने से, क्योंकि फाइनली तो डेस्टिनेशन 1000 है T10 पे, वहां जाते जाते कैपिटल गेन लॉस जीरोआइज हो जाएगा बिकॉज सारी प्राइस यील्ड ट्रेजेक्टरी मैच्योरिटी डेट पे पार वैल्यू पे मैच होगी। बट अब रीइन्वेस्टमेंट इनकम का सीन देखते हैं। जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% का 9% शिफ्ट हुई, अब आपके कूपन हायर रिटर्न जनरेट करना शुरू करेगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंपाउंडिंग का हायर इफेक्ट आएगा। तो स्टार्टिंग में आपकी रीइन्वेस्टमेंट इनकम थोड़ा ही इंक्रीज होगी, रेड लाइन जो अपर पार्ट में है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी रेड लाइन का स्लोप बढ़ता चला जाएगा। तो एक साइड आपको प्राइस का लॉस हुआ, दूसरी साइड अब आपको रीइन्वेस्टमेंट का गेन हो रहा है, इनकम का गेन हो रहा है। एंड दिस पॉइंट 7.2469 मैकॉले ड्यूरेशन, ये वो डेस्टिनेशन होगा, ये वो प्लेस होगी टाइम लाइन पे जहां पे आपका रीइन्वेस्टमेंट का गेन आपके प्राइस के लॉस को एग्जैक्ट मैच करेगा, इसलिए आपका रियलाइज यील्ड आपके डिजायर्ड यील्ड के बराबर आ जाएगा। सेकेंड केस, हमने खरीदा 8% पे 1000 और इमीडिएट चेंज हो गई 7% पे, इमीडिएट चेंज हो गई 7%। तो जैसे ही 7% पे चेंज होगी बॉन्ड प्राइस शूट अप होगी 1070.23 पे आ जाएगी। ये 70 रुपीज का अगेन नोशनल गेन है, जब तक बेचोगे नहीं नोशनल गेन है, और धीरे धीरे ये वापस 1000 पे मैच होगी। बट जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट 8 का 7 होगा, अब आपके कूपन लोअर इंटरेस्ट पे रीइन्वेस्ट होंगे तो आपको रीइन्वेस्टमेंट में लॉस होना शुरू होगा। स्टार्टिंग में लॉस कम होगा, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे वाली लाइन है रेड पे, रेड लाइन, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंपाउंडिंग इफेक्ट होके ये लॉस बढ़ता जाएगा। तो एक साइड आपको प्राइस में गेन हुआ है, दूसरी साइड रीइन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है। अगेन इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड होगा आपका मैकॉले ड्यूरेशन, जहां पर आपका प्राइस का जो गेन है, प्राइस का जो गेन है वो एग्जैक्ट रीइन्वेस्टमेंट इनकम के लॉस को क्या करेगा, सेट ऑफ करेगा, और अगेन आपकी डिजायर्ड यील्ड आपकी रियलाइज यील्ड के साथ में मैच हो जाएगी। तो आई होप यहां पर हमें समझ में आया। एट मैकॉले ड्यूरेशन, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, फर्स्ट केस में लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस जो कि लोअर रेड लाइन है, is going to equate with the gain, is going to equate with the gain in the reinvestment income, and सेकेंड केस में इसका अपोजिट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिफोर मैकॉले ड्यूरेशन, ऑफ कोर्स फर्स्ट पीरियड तक तो हमने देखा था अभी ऊपर, फर्स्ट पीरियड तक तो ओनली प्राइस रिस्क है, प्राइस रिस्क डोमिनेंट है। तो यहां पर जब इंटरेस्ट रेट, अब यहां पर बात करते हैं जब इंटरेस्ट रेट है, तो चार हमारे पास में टाइम के ब्रैकेट्स बन गए। अब ये चार ब्रैकेट्स क्या हैं? पहला परचेज डेट से फर्स्ट कूपन पेमेंट डेट, फर्स्ट कूपन से मैकॉले ड्यूरेशन, मैकॉले ड्यूरेशन से मैच्योरिटी डेट एंड एट मैच्योरिटी डेट। कौन सा कंपोनेंट रिस्क का डोमिनेंट है, और जो कंपोनेंट डोमिनेंट है वो गेन करेगा तो ओवरऑल रियलाइज यील्ड बढ़ जाएगी, और वो लॉस करेगा तो ओवरऑल रियलाइज यील्ड कम हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में विच रिस्क इज डोमिनेंट, रिस्क इज डोमिनेंट। फर्स्ट कूपन तक एक ही रिस्क है, दैट इज प्राइस रिस्क। फर्स्ट कूपन तक एक ही रिस्क है, प्राइस रिस्क, कोई और रिस्क है भी नहीं। और प्राइस रिस्क गेन कब करेगी? जब आपका प्राइसेस बढ़ेगा, वो तभी होगा जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा। और लॉस कब होगा? जब आपके
प्राइसेस गिरेगी वो तब होगी जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी। ये हम इंटरेस्ट रेट की बातें कर रहे हैं। सेकेंड केस, फ्रॉम फर्स्ट कूपन टिल मैकॉले ड्यूरेशन, यानी ईयर 1 से लेके 7.24। जरा हम ग्राफ्स को देखते हैं। ईयर 1 से लेके 7.24 तक अगर हम बात करें तो यहां पर प्राइस का जो लॉस हुआ है, दिस इज हायर इन कंपैरिजन टू जो आपको री इन्वेस्टमेंट का गेन हुआ है। गेन ऑन री इन्वेस्टमेंट इज लोअर इन कंपैरिजन टू लॉस ऑन प्राइस। और सेकेंड केस में भी देखते हैं, अगेन फर्स्ट कूपन पेमेंट डेट से हमारे को प्राइस का गेन हुआ, इन कंपैरिजन टू लॉस ऑन री इन्वेस्टमेंट इनकम। यानी यहां से लेके यहां तक, फर्स्ट कूपन से लेके मैकॉले ड्यूरेशन तक, दोनों ही केस में चाहे यील्ड इंक्रीज हुई चाहे यील्ड डिक्रीज हुई, प्राइस कंपोनेंट डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। और प्राइस रिस्क के कारण अगर गेन होगा तो ओवरऑल यील्ड बढ़ जाएगी, और प्राइस रिस्क के कारण अगर लॉस होगा तो हमारी यील्ड, रियलाइज यील्ड कम हो जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक अगेन प्राइस रिस्क इज डोमिनेंट। और प्राइस रिस्क कब गेन करेगी? जब प्राइसेस मूव अप करेगी, वो तब होगा जब यील्ड डिक्रीज होगी, और लॉस तब होगा जब यील्ड इंक्रीज होगी। एट मैकॉले ड्यूरेशन तो दोनों ही कंपनसेट हो ही गई। मैकॉले ड्यूरेशन टू मैच्योरिटी डेट, मैकॉले ड्यूरेशन टू मैच्योरिटी डेट, अब आपका यहां पर जो लोअर पार्ट प्राइस का जो लॉस था, प्राइस का जो लॉस था लोअर पार्ट में, वो कम है, जबकि आपका री इन्वेस्टमेंट का इनकम वो हायर है। इसका मतलब फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट आपका री इन्वेस्टमेंट इनकम डोमिनेंट है। सेकेंड केस में भी देखते हैं, प्राइस रिस्क का जो गेन है वो अब कम होता जा रहा है, जबकि री इन्वेस्टमेंट इनकम का लॉस अब आपका बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब फ्रॉम मैकॉले ड्यूरेशन टू मैच्योरिटी डेट, फ्रॉम मैकॉले ड्यूरेशन टू मैच्योरिटी डेट कौन सी रिस्क डोमिनेंट है? री इन्वेस्टमेंट रिस्क डोमिनेंट है। और री इन्वेस्टमेंट रिस्क कब गेन देगी? जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे। और लॉस कब देगी? जब री इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे। और मैच्योरिटी डेट पे हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं कि प्राइस रिस्क होगी ही नहीं, बिकॉज पार पे ही रिडीम होगा। इट्स ओनली द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो फाइनली यहां से हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आया? कि अगर आप मैकॉले ड्यूरेशन तक बॉन्ड को होल्ड करते हैं, फ्रॉम परचेज डेट टिल मैकॉले ड्यूरेशन द डोमिनेंट रिस्क इज प्राइस रिस्क, एंड फ्रॉम मैकॉले ड्यूरेशन टिल मैच्योरिटी डेट योर डोमिनेंट रिस्क इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। हमने इसी चीज को नए टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज योर ड्यूरेशन गैप। व्हाट इज ड्यूरेशन गैप? ड्यूरेशन गैप इज मैकॉले ड्यूरेशन लेस योर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट होराइजन। ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब आप मैकॉले ड्यूरेशन से कम होल्ड करोगे। जीरो कब होगा? जब बराबर होगा। और नेगेटिव कब होगा? जब आपका पीरियड, इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या है? हायर है। इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका हायर है। फ्रॉम परचेज डेट टिल मैकॉले ड्यूरेशन कौन सी रिस्क डोमिनेंट है? कौन सा वाला पार्ट ज्यादा विड्थ का, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है? दी येलो पार्ट। और यहां पर भी येलो पार्ट। और ये येलो पार्ट क्या शो करता है? प्राइस का मूवमेंट। जबकि री इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, दिस पार्ट, ये बहुत लोअर, छोटा है। यानी प्राइस का इंपैक्ट हायर होगा। तो हमने कहा द प्राइस रिस्क इज डोमिनेंट, प्राइस रिस्क इज डोमिनेंट। एट मैकॉले ड्यूरेशन ऑफसेट हो जाएगा।
और बियॉन्ड मिकॉले ड्यूरेशन री इन्वेस्ट टिल मैच्योरिटी डेट री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज डोमिनेंट। फायदा कब होगा, नुकसान कब होगा? फायदा प्राइस रिस्क में तभी फायदा होगा जब आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट होगा तो आपका गेन ऑन प्राइस विल बी हायर देन लॉस ऑन री इन्वेस्टमेंट इनकम। तो यहां पर हमें प्राइस इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होना बेनिफिशियल होगा। 7% दी केस, 7% जो केस था और 6 इयर्स का जो केस था, 7% एंड 6 इयर्स, 7% एंड 6 ईयर, हमें रियलाइज यील्ड 8.213 आया केस 6। और वही अगर आप 9% पे चेक करोगे केस 4, हमें 7.8 हो गया। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना हमारे लिए नुकसान होगा। यहां पर फिर से जहां पर मिकॉले ड्यूरेशन है वहां कोई एक्स्ट्रा गेन लॉस नहीं होगा, आपस में ऑफसेट हो चुके हैं। और जहां रीइन्वेस्टमेंट रिस्क डोमिनेंट है, जहां रीइन्वेस्टमेंट रिस्क डोमिनेंट है, और अगर इंटरेस्ट रेट सिचुएशन 1, अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क इंक्रीज हुई, यहां पर हो गया सिचुएशन 2, ये हो गई यहां पर सिचुएशन अगेन 1, सिचुएशन 2, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई तो हमें रीइन्वेस्टमेंट पे गेन होगा और प्राइस में लॉस होगा। लॉस इज लेस देन गेन ऑन रीइन्वेस्टमेंट इनकम। होपफुली सबको ड्यूरेशन गैप, कौन सी रिस्क कहां डोमिनेंट है वो समझ में आई, प्राइस यील्ड ट्रैजेक्टरी का मूवमेंट समझ में आया, और मैकॉले ड्यूरेशन का कैलकुलेशन समझ में आया। इसी के साथ इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, जेड बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एंड सेमी एनुअल बॉन्ड्स, एंड मैकॉले ड्यूरेशन कैलकुलेशन ऑन अ नॉन डेट बिटवीन 2 कूपन पेमेंट डेट्स। ये सब हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।